वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में कहा कि गैर कानूनी लोगों की शिनाख्त करने के लिए पूरे मुल्क में कौमी शहरी रजिस्टर यानी NRC नाफिज किया जाएगा और उसमें तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लोगों को शामिल किया जाएगा। अमित शाह ने ऐवान में वक्फ़े सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों में NRC और शहरियत कानून में तरमीम के सिलसिले में तज़ब्ज़ुब है, जबकि दोनों अलग अलग है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आसाम में NRC नाफिज किया जा रहा है और ये दरअंदाजों की शिनाख्त करने के लिए है। उन्होंने कहा कि जब पूरे मुल्क में NRC नाफिज होगा तो आसाम में भी यह अमल दोबारा होगा। अमित शाह ने आसाम में NRC से बाहर रह गए लोगों की पूरी मदद की यकीन दहानी कराई है। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि शहरियत कानून की मुजवज़ा तरमीम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी मजहब के लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत देने का इंतजाम है। सभापति महोदय, जो NRC आसाम के अंदर NRC की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को NRC के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल है। NRC के अंदर आज जो नागरिक बने हैं, इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक मरतबा फिर NRC पर मरकजी हुकूमत को चैलेंज किया है। ममता बनर्जी ने वाज़ेह किया है कि वो मगरबी बंगाल में NRC को कतई नाफिज नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि वो मजहब की बुनियाद पर तफरीक की कभी इजाज़त नहीं दे सकती। मगरबी बंगाल हुकूमत के वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी के मुताबिक बीजेपी के पास अब कोई इशू बचा नहीं है, इसलिए अमित शाह NRC का ढोल पीट रहे हैं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मगरबी बंगाल समेत पूरे मुल्क में NRC के निफाज को नामुमकिन करार दिया है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी से बातचीत की हमारे दहली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। मगरबी बंगाल में वजीर सिद्दीकुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज अमित शाह ने बड़ा बयान दिया, कहा कि हम पूरे देश में NRC लागू करेंगे। जो भी कहा है, देखिए मुल्क के वो वज़ीर दाखिला कह सकते हैं। देखिए मसला बहुत भारी है, हर सूबे के अलग अलग हालात हैं और 70-72 साल बाद ये फिक्र हुई कि NRC होना चाहिए। स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर हैं या गवर्नर है या वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे अंदाज़ा नहीं उनसे पूछताछ या उनसे कुछ बातचीत हुई या नहीं हुई। ये इस मसले में वो तो गैर बीजेपी हुकूमत को टारगेट बनाना चाहते हैं। बंगाल ज़्यादा है, फिर दूसरे स्टेट में भी देखा जाएगा। जो मैदान से लड़ने वाला है वो लड़ना जानते हैं। अमित शाह जी लगातार बंगाल को लेकर के बयान देते रहे हैं, वहाँ NRC लागू करना चाहते हैं। क्या आप लोग उसकी मुखालफत करेंगे सीधे तौर पर? देखिए, असल में उनके पास इशू नहीं है, हर जगह उनकी पिटाई हो रही है, इक़्तिसादियात में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फलां में। अब इशू बनाना चाहते हैं। बंगाल में वो NRC लागू करेंगे। बंगाल में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं। तो आसाम और बंगाल की मिट्टी में फ़र्क है। बंगाल वाले सियासत जानते भी हैं, मरना भी जानते हैं और अपने को बचाना भी जानते हैं। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है बंगाल में अपना कद बढ़ा ले। पिछले
पार्लियामेंट इलेक्शन में उनकी सीटें भी काफ़ी ज़्यादा आई, तो आपको क्या लगता है? अभी जो नताज हमारे सामने है, जिस जगह वहाँ उनके नताज हक में थे, तमाम टूट के सब टीएमसी में आ रहे हैं। आप होने देंगे एनआरसी वहाँ पर? जी, वहाँ तो ममता बनर्जी ने कह दिया हम बंगाल में एनआरसी नहीं होने देंगे, डट के मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सिद्दीकुल्ला साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा बंगाल में एनआरसी नहीं होने दी जाएगी। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीएचयू के शोबे संस्कृत में मुस्लिम प्रोफेसर फेरोज की तकर्रुरी के खिलाफ शोबे संस्कृत के तलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाजी तलबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाजे किया कि अगर यूनिवर्सिटी उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो वो अदलिया का सहारा लेंगे। हमारी बस एक राय है कि हमको इस नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति है। हम शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो भी हमें आपत्ति दर्ज कराना है वो हम निरंतर जारी रखेंगे। जी, सर्वप्रथम तो हम लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम कोर्ट जाने के लिए भी उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्य हैं। एक जानिब जहां बीएचयू के शोबे संस्कृत में मुस्लिम प्रोफेसर फेरोज खान की तकर्रुरी के खिलाफ शोबे संस्कृत के तलबा का एहतजाज जारी है, तो दूसरी जानिब डॉक्टर फेरोज खान की हिमायत में भी यूनिवर्सिटी के तलबा सामने आ गए हैं। यूनिवर्सिटी के मेन गेट के रूबरू तलबा की एक बड़ी तादाद डॉक्टर फेरोज की हिमायत में प्ले कार्ड लिए सामने आ गए। इन तलबा ने डॉक्टर फेरोज की हिमायत में नारे लगाए। उन तलबा के मुताबिक ज़बान का मजहब से कोई लेना देना नहीं है और पूरी तरह से डॉक्टर फेरोज के साथ हैं। अभी आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिस तरह से ब्राह्मण आवाज चरम सीमा पे है। एक हिंदू प्रोफेसर जिनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जिन्होंने इंटरव्यू में 10 में से 9 अंक प्राप्त किया है और जो 10 में से 2 आया है, उनके लिए यहाँ पर छात्र धरने बैठते हैं। शर्म की बात है कि आज शिक्षा से ऊपर आज धर्म को मान रहे लोग, इससे अधिक से शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। विरोध सिर्फ इस बात का है कि एक 35,000 स्टूडेंट का कैंपस जो है वो एक प्रोफेसर को, और इतनी 12 करोड़ का ये सिक्योरिटी बजट है यूनिवर्सिटी का, वो किसके लिए है कि जब एक प्रोफेसर असुरक्षा से डर के बनारस छोड़ के चला जाता है, बीएचयू छोड़ के चला जाता है। विरोध इस बात का है, हम सारे लोग यहाँ पे सॉरी फील करना है। हम चाहते हैं कि फिरोज सर आए, पढ़ाएं। हम ये मानते हैं कि जो भी भाषा है, जो भी संस्कृति है, वो धर्म से इतर है, ज्ञान धर्म से इतर है। कोई भी ज्ञान धर्म का नहीं होता है, कोई भी भाषा धर्म की नहीं होती है। धर्म की भाषा जरूर होती है, उस भाषा के ज्ञानी भी होते हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फिरोज खान जी का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं इस क्षमा के साथ कि आप यहाँ पर थे तो हम कुछ नहीं कर पाए। इस क्षमा के साथ हम ये आग्रह कर रहे हैं कि सर आप आइए। बीएचयू का हर छात्र, वो जो वहाँ बैठे हैं, उनके इतर भी इस कैंपस में बहुत सारे छात्र हैं जो आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि आप आएँ और हम ये वादा करते हैं कि इस कैंपस में धर्म के नाम पे जो जाहिलियत फैली है, वो उसकी आँच हम आप तक नहीं आने देंगे। देखिए, यहाँ पे फिरोज खान की नियुक्ति हुई है संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में, तो कुछ लंपट छात्र उनके विरोध में बैठ गए ये कह के कि ये महामना के मूल्यों के खिलाफ है। अगर सच में महामना का ऐसा कोई मूल्य है कि संस्कृत सिर्फ हिंदू ही पढ़ा सकता है, तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ जहाँ तक आई मूल्यों की बात, तो आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले ऐसे अनेक मूल्य थे जो कहते थे कि स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां नहीं पढ़ेंगे, शूद्र नहीं पढ़ेंगे। आज भी ये उन मूल्यों का हवाला देके अगर मुसलमान को या फिर दलित को पढ़ाने से रोकते हैं तो हम इसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। आज का क्या विरोध का क्या मकसद रहा? विरोध का मकसद यही कि हम लोग फिरोज खान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वहीं आरएसएस लैंग्वेज विंग के चीफ देव पुजारी का कहना है कि संस्कृत शोबे में मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्रुरी पर तलबा का एहतजाज बेतुका और बेमाने है। देव पुजारी का कहना है कि तलबा जिस वजह की बिना पर एहतजाज कर रहे हैं वो वहियात है। उनका कहना है कि संस्कृत सबके लिए है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो वाद चल रहा है, उसके पीछे उस संस्थान के कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। छात्रों का ऐसा दावा है कि महामना मालवीय जी ने, जो संस्थापक थे, उन्होंने कुछ नियम, कुछ परंपराएं उस संस्थान की स्थापित की है। उन परंपराओं का या नियमों का ज्ञान मुझे नहीं है और इसलिए वहां क्या होना चाहिए, क्या न होना चाहिए, इसके बारे में वहां का प्रशासन ही बोल सकता है।
मैं संस्कृत जगत और संस्कृत भारती के विषय में बोल सकता हूं। संस्कृत भारती का ये स्टैंड है, ये मंतव्य है कि हम पूरे विश्व को संस्कृत सिखाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पूरे विश्व को संस्कृत सिखाएंगे तो उसमें अरब देश भी रहेंगे, ईसाई देश भी रहेंगे। तो इसीलिए सभी को हम संस्कृत सिखाने के लिए तैयार हैं और वो संस्कृत सभी सीखें, ऐसा हमारा आग्रह भी है। और केवल संस्कृत भाषा हम नहीं सिखाते हैं, तो हमारी घोषणा है भाषा से लेकर साहित्य तक, साहित्य से लेकर शास्त्र तक। तो इसलिए हम शास्त्रों तक ले जाने की बात करते हैं। अभी जो नियुक्ति हुई है वो संस्कृत एवं धर्मशास्त्र संकाय में हुई है। उस नियुक्ति का विरोध छात्र कर रहे हैं। धर्मशास्त्र ये शब्द होने के कारण कई लोगों के मन में उसके बारे में भ्रम हो सकता है, और इसीलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता। संस्कृत साहित्य में उसका अर्थ नियम ऐसा है, लॉ ऐसा है। सियाचिन ग्लेशियर से कल के वाकये में लापता जवान की लाश बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि कल लेह में वाक़ दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात फौजी जवान ने एक बर्फानी तोदे की जद में आकर शहीद हो गए थे। इस वाकये में 4 जवान और 2 मकामी पोर्टर शहीद हो गए थे। आज नुब्रा वैली में आर्मी की जानिब से इन शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जदाश्त दाखिल करने के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर मोहसिन रजा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर कासिम रसूल इलियास और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगातार निशाना बना रहे हैं। मोहसिन रजा ने कासिम रसूल इलियास को ममनुआ तंजीम सिमी से भी जोड़ दिया। ऐसे में कासिम रसूल इलियास ने मोहसिन रजा से माफ़ी का मुतालबा किया है। कासिम रसूल इलियास के मुताबिक सेमी पर पाबंदी से कबल ही वो सेमी से अलग हो चुके थे। कासिम रसूल इलियास ने मोहसिन रजा को आरएसएस पर 2 बार लगी पाबंदी को भी याद दिलाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वजीर मोहसिन रजा ने डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनका ताल्लुक आतंकी संगठन सिमी से रहा है। डॉक्टर कासिम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या सच्चाई है? देखिए साहब, मोहसिन रजा साहब के पास में या तो इल्म नहीं है या उसको वो यानी जानबूझकर तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। देखिए, सिमी पर 2001 में पाबंदी लगी और मैं सिमी से 1985 में रिटायर हो चुका हूँ। पहली बात तो ये हकीकत सामने रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिमी पर जो पाबंदी लगी है, 7 बार पाबंदी लगी है। 2001 में बीजेपी गवर्नमेंट थी पावर में, उसने पाबंदी लगाई थी और 9/11 के बाद में उनको कोई ना कोई एक संगठन चाहिए था, उन्होंने पाबंदी लगाई। उसके बाद से कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने पाबंदी लगाई है। लेकिन सिमी ने इन तमाम पाबंदियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक सुनवाई नहीं हुई है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई बात सामने नहीं आती है, उस वक्त तक की ये पाबंदी हम समझते हैं कि ये एकतरफा इक़दाम है गवर्नमेंट का। नंबर 1, क्या आप मानते हैं कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसी तंजीम जिस पर बाद में पाबंदी लगी, उससे आपका ताल्लुक रहा है? यकीनन, बिल्कुल। मैं तो उसको अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। मैं उस तंजीम का न सिर्फ मेंबर रहा, बल्कि मैं उस संगठन का 1983 से 1985 तक उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात मुझे ये कहनी है मोहसिन रजा साहब से, उनको ये सवाल अपनी गवर्नमेंट से भी करना चाहिए, मोदी साहब से भी करना चाहिए, अमित शाह से भी करना चाहिए, जो एक ऐसी संगठन से वाबस्ता है आरएसएस, जिस पर कई बार पाबंदी लग चुकी है हमारे देश में। और हमारे जो पहले यानी वज़ीर दाखिला थे जो सरदार पटेल, उन्होंने भी यानी आरएसएस को इस शर्त के साथ यानी उन पे बैन लगाने से गुरेज किया था कि आरएसएस अब किसी राजनीतिक इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होगी। उस शर्त के साथ में उनको पाबंदी यानी छूट दी गई थी। लेकिन उसके बाद आरएसएस के ऊपर 2 बार बैन लगाए। बैन लगा है, वो चाहे बैन रहा या हट गया अलग मसला है, लेकिन उस पर बैन लगा है। तो अगर बैन लगना किसी तंजीम के लिए ये उसको आतंकी बनाता है, तो आरएसएस भी आतंकी तंजीम है, उस पर भी 2 बार बैन लग चुका है। और फिर ये तब लोग उस पर वाबस्ता है, उनको भी अपनी सफाई पेश करनी चाहिए।
जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ग्रुप की दिल्ली में अहम मीटिंग चल रही है। मीटिंग में अयोध्या पर आए फैसले और एनआरसी जैसे मुद्दे पर गौर-व-खौज किया जा रहा है। मीटिंग में जमीयत के सदर कारी उस्मान मंसूर पूरी, मौलाना महमूद मदनी, मेंबर पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल समेत जमीयत के तमाम सीनियर मेंबरान मौजूद है। ये मीटिंग पिछले करीब 4 घंटों से जारी है। अजरीन, आपको बोले कि जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ग्रुप की दिल्ली में काफ़ी अहम मीटिंग अभी जारी है। पिछले करीब 4 घंटों से ये मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में अयोध्या पर आए फैसले, साथ ही साथ एनआरसी जैसे मुद्दों पर गौर-व-खौज किया जा रहा है। मीटिंग में जमीयत के सदर कारी उस्मान मंसूर पूरी, मौलाना महमूद मदनी, साथ ही मेंबर पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल और जमीयत के तमाम सीनियर मेंबरान मौजूद है। करीब 4 घंटों से ये मीटिंग जारी है और काफ़ी अहम मामलों पर इस मीटिंग में बातचीत हो रही है। अयोध्या मामले को लेकर के जो फैसला आया है उस पर बातचीत हो रही है। काफ़ी अरसे से इस मामले को लेकर बातचीत हो रही है कि क्या जो फैसला आया है उस पर रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी चाहिए। और इस मामले में मीटिंगें भी पहले भी हो चुकी है, कोई ठोस कंक्लूजन नहीं आया है, जहां पर मुस्लिम तबके में ही कई सारी आवाज़ें इसके खिलाफ भी उठी है कि रिव्यू पिटिशन जो है वो फाइल नहीं होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, जमीयत की मीटिंग इस वक्त जारी है, 4 घंटों से लगातार ये मीटिंग जारी है। ऐसे में पहले भी मीटिंग हुई थी अयोध्या मामले को लेकर के कि क्या अब रिव्यू पिटिशन फाइल की जाएगी और साथ साथ दीगर मुद्दों पर भी बातचीत इस मीटिंग में होनी है। तो क्या समझा जाए कि इस मीटिंग में इस बार ये फैसला लिया जाएगा कि क्या रिव्यू पिटिशन अब दायर की जाएगी जो बाबरी मस्जिद को लेकर फैसला आया था, या अभी भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की आवाज़ें उठ रही है वो कहीं ना कहीं हर्डल बन सकता है? देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा मौक़िफ़ उन्होंने एक बड़े मौक़िफ़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। अब मौलाना महमूद मदनी की हंगामी मीटिंग हुई है, हालांकि दोनों जमीयत है, तो बहुत देर से 4 घंटे के करीब ये मीटिंग चली है, लगातार बात हो रही है। और साथ ही साथ इसमें खासतौर से वक्त की जमीन को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है। क्या उसके मुताबादिल क्या उसका तबादला किया जा सकता है, क्या शरीयत की रोशनी में ऐसा मुमकिन है? हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत ये लगातार ये कहती रही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और तो इस मामले को लेकर के बहुत अहम सवाल है। और मौलाना महमूद मदनी की जिस तरह से दूसरे मेंबर्स हैं उसमें जो बात निकल के आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात के हक में नहीं है कि रिव्यू में जाया जाए। हालांकि इससे पहले हमने देखा है मौलाना महमूद मदनी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के भी एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि वो एनआरसी के हक में है और जिस तरह से हुकूमत एनआरसी कर रही है उस एनआरसी के तहत कोई भी घुसपैठिया मुस्लिम मुल्क से हमारे मुल्क में क्यों आएगा, ये बड़ा बयान उन्होंने न्यूज 18 के खास मुलाकात प्रोग्राम में दिया था। क्या वो इस पूरे मुद्दे पर क्या अपने बयान से बदलेंगे? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप के खिलाफ हो जाएंगे? तो इस तरह की बात है। अभी भी लगातार मीटिंग चल रही है और कल इस मामले में मौलाना महमूद मदनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है कि वो मीडिया से बात करना नहीं चाहते। तो एक तरह की इत्तेफाक बनाने की कोशिश हो रही है कि किस राय पे जाया जाए और क्या मौका इख्तियार किया जाए। तो एक बड़ा सवाल यह है कि मौलाना महमूद मदनी सारी चीजें होने के बाद ये मीटिंग करते हैं और उसमें आखिर वो किस तरह का मौका इख्तियार करने वाले हैं। बिल्कुल खुरम, जिस तरह से मीटिंग हो रही है उसमें काफ़ी सारी बातों को लेकर के जो है डिस्कशन हो रहा है, अब उससे क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। झारखंड असेंबली इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सिर्फ 6 असेंबली हलकों से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। दिल्ली में कौमी कायदीन ने इन नामों का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग के रियासी नायब सदर अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने तमाम सीटों पर जीत का दावा किया है। मुमताज़ समाजी कारकुन और गैस मुतासरीन की मसीहा
अब्दुल जब्बार को खराज अकीदत पेश करने के लिए भोपाल में ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भोपाल सेंट्रल लाइब्रेरी के पास मुनक्किदा ताज़ियती प्रोग्राम में समाजी कारकुनान के साथ सियासी लीडरान ने शिरकत की और अब्दुल जब्बार को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर अब्दुल जब्बार के नाम से भोपाल में यादगार कायम करने और भोपाल के गैस राहत अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर बनाने का भी अहद किया गया। दुख मुझे भी है क्योंकि हर मामले में मैंने जब्बार भाई के साथ काम किया है और जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार किसी भी पीड़ित की मदद करने के लिए तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। जब्बार भाई के बरसी के मुताल्लिक सभी से कहा गया तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं इंशाअल्लाह 3 दिसंबर को बरसी में ये कोशिश करूंगा कि जब्बार भाई की मौजूदगी ना होने के बाद हम कोई कमी ना समझें और ना उसमें रहने दें। जितनी कोशिश हो सकती है इंशाअल्लाह उस बरसी के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हम सब आपके साथ खड़े हैं। इरादे जो बुलंद थे उन इरादों को मजबूती के साथ हर शनिवार की मीटिंग को हमको सबको जोड़ कर बैठना है। जिस तरह से मैं मीटिंग लेती थी आज बीच में वो नहीं रहे। हर हफ्ता साप्ताहिक मीटिंग होती है, 1 महीने की 4 मीटिंगें, वो मीटिंग जरूर होगी। लेकिन हमने देखी है जब्बार भाई की तमाम समस्याओं से गुजरने की ताकत, एक रणनीति का अभाव उनमें नहीं था और इसीलिए जैसे पूर्णेंदु जी ने कहा कि एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर आंदोलन को ले जाते हुए ही 35 साल उन्होंने जीवंत रखा। उनके 3 दिसंबर के मंच पर जो हम सब लोग अलग अलग आंदोलन के एकत्रित होते थे उससे उनकी व्यापक विचारधारा और व्यापक समन्वय की उन्होंने समझी हुई जरूरत और ताकत ये वहां प्रदर्शित होती थी। सच सहाफत की असल रूह है। सच के बगैर सहाफत का तस्वुर भी अहमकाना है। सच के रास्ते पर चलने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है अगर वो मंजिल तक पहुँच कर रहते हैं। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ दानिश्वरों ने डॉक्टर सईद फाजिल हुसैन परवेज़ के इदारती मज़ामीन का मजमुआ सच ही तो है की तकरीब रस्म रोनुमाई के मौके पर किया। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इस बावकार तकरीब में डायरेक्टर NCPUL डॉक्टर शेख अकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने सदारत की, जबकि पद्मश्री मुज्तबा हुसैन समेत कई सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। शेख डॉक्टर अकील अहमद ने डॉक्टर सईद फाजिल हुसैन परवेज़ को उनके इदारती मज़ामीन के मजमूए की इशाअत पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उर्दू सहाफ़त अपने इदारियों के लिए पहचानी जाती है, उसका वक़ार बुलंद है। उन्होंने हैदराबाद को NCPUL का दिल करार दिया और ऐलान किया कि वो इस शहर के शोरा अदीबों और उर्दू से वाबस्ता हस्तियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करेंगे। का दूसरा मजमुआ है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आदात है बयानों उस लिहाज से उसे मैंने बयान इदारियों का मजमुआ दिया है और ये तमाम इदारे करंट टॉपिक्स पर हैं। ऐसे मौज़ूआत जो बिल्कुल यानी रोज़मर्रा के मसाइल हैं जिससे हर आदमी गुज़रता है उसको मैंने कोशिश की कि एक जगह जमा करने की। ये सब मुक़द्दस पेशा है। ये जो पहले तमाम पैगम्बरों पे जो सहीफ़े नाजिल होते थे उससे निकला है लफ्ज़। सहाफ़त का काम ये है कि वो बात बताई जाए जो जिससे दुनिया नावाकिफ़ है। आप हैदराबाद शहर के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं और सिर्फ ये एक फ़र्द ही नहीं है बल्कि आज के वक्त एक अंजुमन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और इनका जो ये मरकज़ है ये मरकज़ उर्दू का मरकज़ बन चुका है। हमेशा यहाँ प्रोग्राम का इनेकाद होता रहता है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उर्दू की जो खुशबू है, उर्दू की जो रोशनी है हैदराबाद से पूरी दुनिया में फैलने वाली है और ये बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं। इनकी किताब सच ही तो है जो कि मजमुआ है इनके इदारिये का, वो मायानाज़ इनके इदारिये हैं
इनके इदारियों में सच्चाई है। जैसा कि आपने देखा कि इस किताब का नाम ही है सच ही तो है, तो वो सच की ये बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। बेबाक सहाफ़ी हैं, बेबाक इदारिये लिखते हैं और ये इनके इदारिये इस लायक हैं कि वो किसी अच्छी किताब की ज़ीनत बने। तो इसलिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ और मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद में बाकी जो सहाफ़ी और अदीब हैं वो भी इनसे मुतासिर हों और मुतासिर हो करके आला से आला दर्जे का काम करें। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।